उत्कर्ष, इस मामले की बहुत ज़्यादा चर्चा है। आप लगातार इस मामले को बारीकी से देख रहे हैं। कई चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं और एक ज़िम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम लोगों को सच बताएँ। और आपसे बहुत मतलब बेबाकी से मेरा पहला सवाल ये कि क्या इस मामले में कोई एनकाउंटर हुआ है? कोई गाड़ी पलटी है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो यही सब चल रहा है। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी वरुण, आपका जवाब देते वक्त, और वो इसीलिए थी क्योंकि इस तरीके की थ्योरियां चल रही हैं जो मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ बिल्कुल बेसिर पैर की हैं। मतलब आप किसी भी खबर को सनसनी बनाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, और जिस दिन मतलब आप और मैं आपस में अक्सर बात भी करते रहते हैं खबरों को लेकर, जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बयान दिया था उसके एक दिन पहले सोशल मीडिया पर तो अपराधी का एनकाउंटर हो चुका था। जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि हिरासत में लिया गया, उस दिन एनकाउंटर की खबरें आ गई थी, या इस तरीके के लोगों ने पोस्ट कर दिए थे। तो कुछ तथ्यों पर, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिम्मेदारी से हमको प्रकाश डालना चाहिए, इस मामले में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। पुलिस के पास जो पीड़ित परिवार ने शिकायत की थी उसके आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। दूसरी बात कि इस मामले में क्या आगे एनकाउंटर होगा, ऐसा लगातार हम अपने दर्शकों को अमर उजाला उत्तर प्रदेश के अपने चैनल के माध्यम से ढेर सारी स्टोरी हमने अयोध्या के मामले पर की है, अपडेट दे रहे हैं, और वो अपडेट साफ हैं कि पुलिस अदालत में मजबूत पैरवी करने की तैयारी कर रही है। जो केस डायरी है वो मजबूत तरीके से बनाई जा रही है वरुण, और उससे बड़ी बात यह है कि कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है अभी तक। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है, और एनकाउंटर प्रायोजित नहीं होते हैं। कई लोग ये सोचें कि नहीं एनकाउंटर कर दी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी दोनों ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो अदालती ट्रायल होता है, मुकदमा होता है, उसकी तैयारी इस वक्त अयोध्या पुलिस कर रही है। और तमाम जो और ऐसी खबरें, मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर बहुत सारी अफवाहों पर हैं तो अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर एक बार हमारे दर्शक अगर देख लें पुष्ट और सही खबरें हम उन तक, और इस मामले को पूरी गंभीरता से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ढेर सारी रिपोर्ट हम कर रहे हैं, वो सही जो तथ्य होंगे वो हम उनके सामने लेकर अपने दर्शकों के बीच में जरूर आएंगे। उत्कर्ष, इस मामले में पुलिस ने, शासन ने, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है? आरोपी इस वक्त कहां है? देखिए, दोनों आरोपी जो हैं वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, हिरासत में गिरफ्तारी में हैं, क्योंकि हिरासत के बाद वो जो 24 घंटे में एक नियम होता है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने दोनों को पेश करना होता है, वो प्रक्रियाएं जो है वो पालन हो गई है। जो रिमांड की बात होती है जिसमें कि आप पूछताछ करते हैं, वो एक दौर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर है, दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की ओर से जब जहां तक कार्रवाइयों की बात है तो कुछ अपने स्तर की जो जांच होती है पुलिस वो कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस वक्त जो दो बड़ी जांचें इन दोनों आरोपियों की चल रही हैं वरुण, उसमें से एक है इन दोनों ही आरोपियों के डीएनए सैंपलिंग की जांच, जिसको पुलिस की ओर से लैब को भेजा जा चुका है। लैब पर वो जो अलग अलग स्तर पर टेस्टिंग होती है, और उसमें कई सारी टेस्टिंग्स होती है, तो कई रिपोर्ट मिलने में और विस्तृत रिपोर्ट मिलने में तो कई बार हफ्तों का समय लग जाता है। तो एक तो उसका इंतजार है कि वो रिपोर्ट मिले, और अगर उसमें कोई प्राइमा फेसी रिपोर्ट मिले तो उसके आधार पर पुलिस मजबूती से कार्रवाई करे। दूसरा कि जो दोनों ही आरोपियों के मोबाइल है उनकी फॉरेंसिक जांच चल रही है, वो भी फॉरेंसिक टीम करती है, लेकिन जब वो अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट पुलिस को सौंपेगी तो पुलिस उससे अपनी केस डायरी में हो सकता है तब्दीली करे, और फिर जो इनपुट निकल कर आएंगे वो भी मैं आपके बीच लेकर आऊंगा कि अगर पुलिस की पूरी एफआईआर में, केस डायरी में, जहां पर वो पूरा का पूरा क्राइम सीन को या उस पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट एक तरीके से करते हैं, लिखते हैं कि कब कब क्या हुआ, जिसको हम टाइमलाइन तैयार करना कहते हैं एक अलग भाषा में, तो वो तैयार की जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो एक इतर जांच चल रही है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था, और वो मोहित खान से जुड़ी हुई है। मोहित खान की और राजू की भी, हालांकि जो दोनों की संपत्तियों का विश्लेषण है और संपत्तियों का लेन देन है, इनके जो बैंक ट्रांजैक्शन है, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी गहरी जांच भी इस वक्त पुलिस के द्वारा की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज जो कि गैर कानूनी हो, जो कि अवैध हो, उसका जानकारी मिले तो उस पर भी कानून सम्मत कार्रवाई की जा सके। अच्छा उत्कर्ष, एक मेरा सवाल ये कि इस वक्त पीड़िता की क्या स्थिति है? पीड़िता की हालत क्या है? देखिए, पीड़िता की हालत बेहतर है। लगातार हम बता रहे हैं कि वो रिकवर कर रही है अपने ऑपरेशन के बाद से, जो गर्भपात के लिए इसका ऑपरेशन किया गया था। और आज जो सूत्रों के जरिए मेरे पास जानकारी है, मेरे ख्याल से थोड़ी देर में उसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी कि पीड़िता को वापस लखनऊ से रेफर कर दिया गया है, उसको जिला अस्पताल अयोध्या के भेज दिया जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टरों की टीम में एक निगरानी रखने की जरूरत थी। और ये आज की इस मामले की सबसे बड़ी अपडेट है वरुण, कि जो पीड़िता का
को लखनऊ के अस्पताल में रखा गया था। अब जो जानकारी मिल रही है, डॉक्टरों ने इस बात की हरी झंडी दे दी कि वो बेहतर तरीके से रिकवर कर रही है, जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है वो ओवर हो चुका है, और उसके बावजूद पीड़िता ने बेहतर तरीके से अपनी हिम्मत को बनाए रखा है। इतने मेजर ऑपरेशन के बाद उसने खुद को भी संभाला, डॉक्टरों ने भी बखूबी उसकी मदद की, और जो चिकित्सकीय सहायता जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो मेंटल काउंसलिंग की जरूरत होती है, मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिस्ट भी उसमें होते हैं, तो तमाम जो सहयोग था वो मिला है। और अब सामान्य तौर पर कि उसकी डाइट बेहतर रहे, उसको जो पूरी की रिकवरी पीरियड होता है वो बेहतर तरीके से, उसके लिए पीड़िता को अयोध्या शिफ्ट कर दिया गया है, जो सूत्रों ने मुझे बताया है। और इसके बाद क्योंकि गहन ऑब्जर्वेशन की अब जरूरत नहीं है, पीड़िता बेहतर रिस्पॉन्ड कर रही है, बातचीत कर रही है, परिवार वालों से मिल रही है, और मुझे लगता है कुछ दिनों बाद उसको अस्पताल से, अयोध्या के अस्पताल से भी छुट्टी दे दी जाएगी। तो आज का जो सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में है वो यही है वरुण, कि पीड़िता को लखनऊ में जब तक अस्पताल में डॉक्टरों की एक पूरी टीम जिसकी निगरानी कर रही थी, उसका ध्यान रखा जा रहा था, अब उसने बेहतर रिकवर किया है और अब उसको वापस अयोध्या रेफर कर दिया गया है। अच्छा उत्कर्ष, जब पीड़िता अस्पताल से वापस आ जाएंगी, उसके बाद क्या शिनाख्त परेड होगी? क्या उनकी कोर्ट में जो आमना सामना कराया जाता है ऐसा कुछ होगा? आगे इस मामले में होगा क्या? मतलब किस तरीके से अब ये केस आगे चलेगा? देखिए, जो शिनाख्त परेड की बात है, मुझे लगता है उसकी संभावना है, क्योंकि वो शिनाख्ती के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन फिर भी हम इस संभावना से पूरी तरीके से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो एक सामान्य तौर पर प्रक्रिया होती है, शिनाख्त परेड गिरफ्तारी से पहले जरूरत होती है कि जब आप शिनाख्त करते हैं फिर गिरफ्तारी पुलिस करती है। तो पुलिस थाने में जो होने वाली शिनाख्त परेड है, मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, जो आपने दूसरा सवाल पूछा वो बिल्कुल सही, जैसा आपने पूछा उसमें अगर मैं प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दूं तो बिल्कुल वही होना है कि अब जब अदालती प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इसमें दो बातों का हमको ध्यान रखना होगा वरुण। पहला, पीड़िता माइनर है, वो नाबालिग है, और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई भी सुनवाई भरी अदालत में होगी या सामान्य अदालत में होगी। हो सकता है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इसकी अपील की जाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को सुना जाए, जहां डेडिकेटली इस तरीके के मामले जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में आते हैं वही सुने जाते हैं, ताकि ढेर सारी जो और केस अदालत में होते हैं उसके बीच में इस केस में डिले ना हो, देरी ना हो। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पुरजोर तरीके से पैरवी होगी, तो एक अपील ये भी हो सकती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। दूसरा, जैसा आपने कहा कि क्या शिनाख्ती होगी, हाँ, कोर्ट रूम में जरूर ये शिनाख्ती हो सकती है, लेकिन उसमें भी एक संभावना ये है कि जो सामान्य तौर पर प्रक्रिया पालन की जाती है, हमने पहले केसेस में देखा है वरुण, कि ऐसे में हो सकता है कि कोर्ट में, भरी कोर्ट में सुनवाई ना हो, बंद कोर्ट में सुनवाई हो, या फिर जो ऑनरेबल जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो ये फैसला कर लें कि वो चैम्बर को ही कोर्ट समझें जिस दिन पीड़िता की गवाही होनी हो या पीड़िता का आमना सामना होना हो, क्योंकि वो माइनर है, और वो किसी की देखरेख में ही लाई जाए। तीसरा विकल्प एक और है वरुण, जिसकी संभावना है, और पूरी संभावना है, हमने इतिहास में भारतीय कानून में या भारतीय कोर्ट्स में इस तरीके के मामले देखे हैं, जहां ये भी हो सकता है कि पीड़िता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस पूरी कोर्ट की कार्रवाई से या गतिविधि से जोड़ा जाए, ताकि उसको अदालत ना आना पड़े, उसको उतने लोगों के बीच में ना आना पड़े, चूंकि वो नाबालिग है, किसी तरीके के और मेंटल ट्रॉमा से होकर वो ना गुजरे, और उसकी सुरक्षा को देखते हुए भी ये फैसला किया जा सकता है कि इस पूरे मामले की सुनवाई, कम से कम जब पीड़िता की सुनवाई हो रही हो या उसका पक्ष रखा जा रहा हो, तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की अनुमति दी जा सकती है। वरुण, उत्कर्ष, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की पोस्ट देखी गई कि डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है। इस मामले में कितनी सच्चाई है? सरासर झूठ है, मतलब अगर एक शब्द में आप पूछेंगे तो मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में भी बताया कि डीएनए के सैंपल लिए जा चुके हैं, ये बात सच है, और जिस दिन लिए गए उसके पहले भी बहुत कुछ कहा गया, क्योंकि डीएनए सैंपल की मांग विपक्षी पार्टी की ओर से हुई, हम भी जानते हैं, वो बयान समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की ओर से आए। उसके बाद कई तरीके की इस तरीके की पोस्ट चलने लग गई कि हाँ, ले लिया सैंपल, या सैंपल का मिलान हो गया, या सैंपल नहीं मिला, जो कुछ भी है। मैं वापस कह रहा हूं, थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि डीएनए मैचिंग एक दिन की टेस्टिंग नहीं होती। डीएनए मैचिंग की विस्तृत रिपोर्ट आने में हफ्तों का समय लगता है, एक हफ्ते का भी नहीं। हफ्तों में जब कह रहा हूं, यानी कि वो 3 हफ्ते का समय भी हो सकता है, यानी 21 दिन का भी पीरियड हो सकता है, 1 महीने, और कई बार वो 2 महीने में भी हमको दिखता है कि जो पूरी विस्तृत रिपोर्ट होती है वो डीएनए की आती है। बात सिर्फ डीएनए का मैच कर जाना नहीं है, वो कौन सा सैंपल मैच किया, आपने नाखून लिया, आपने बाल लिया, आपने ब्लड सैंपल लिए, कितने परसेंटेज मैच आया, क्या मैचिंग आई है, क्या उसकी डिटेल है, और जो उसकी पूरी वैज्ञानिक पद्धति है उसके आधार पर वो होता है। तो डीएनए रिपोर्ट, और मुझे लगता भी नहीं कि अगर वो आएगी तो वो किसी भी तरीके से सार्वजनिक की जाएगी, क्योंकि फिर वो पुलिस की
केस डायरी को कमजोर करेगी वरुण। अगर आरोपी को पहले से पता होगा कि उसके खिलाफ क्या सबूत हैं, तो कोर्ट में जो पूरी जिरह चलती है, जो सुनवाई चलती है, उसके दौरान जो आरोपी हैं वो अपने पक्ष के लिए पहले से तैयार होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। वो जो रिपोर्ट होगी वो सबसे पहले अदालत के सामने रखी जाएगी, ऑनरेबल कोर्ट जो होती है वो उस रिपोर्ट को देखेगी, और फिर वो जब कार्रवाई का हिस्सा बनेगी तो उसके जो अंश सुनवाई के दौरान या जो बहस के दौरान सामने आते हैं वही छनकर सामने आ पाएंगे। डीएनए रिपोर्ट की सत्यता की पुष्टि भी जब वो एडमिसिबल होती है कोर्ट में, तो कोर्ट ये मानता है, कोर्ट पहले रिपोर्ट देखता है और उसके बाद ये स्वीकार करता है कि ठीक है, इसको एक एविडेंस के तौर पर स्वीकार किया गया, और फिर बहस होती है। तो ये कह देना कि नहीं डीएनए हो गया और रिपोर्ट भी आ गई, डीएनए सैंपल लिए गए हैं, इतनी सच्चाई है। दोनों आरोपियों के सैंपल लिए गए, पीड़िता के भ्रूण का सैंपल लिया गया, 3 तरीके से सैंपल लिए गए हैं। मैंने आपको जैसा बताया, बाल, नाखून, खून, इसके अलावा हो सकता है कोई और ऐसी चीजें हो, लेकिन जो जानकारी हमें अपने सूत्रों के और बिल्कुल पुष्ट सूत्रों के जरिए मिली है वो यही है कि डीएनए के मिलान की एक प्रक्रिया है जिसमें वक्त लगता है। पुलिस की ओर से सैंपल लेकर जो लैब होती है वहां पर डीएनए मिलान के लिए जरूर भेज दिए गए हैं, पर वो एक दिन या 2 दिन में रिपोर्ट नहीं आती है। अच्छा उत्कर्ष, सोशल मीडिया पर ये बातें भी चल रही हैं कि इस मामले में बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ या कम हुआ, सच क्या है? देखिए, कम या ज्यादा आप कैसे आंकेंगे मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात सच है कि बुलडोजर एक्शन हुआ है। कम या ज्यादा का पैमाना मैं इसलिए वापस कह रहा हूं कि उसको आप तय नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति ने, और जैसे इस मामले को अगर हम देखें, नाबालिग के साथ रेप करने के किसी भी मामले में सजा बुलडोजर है ही नहीं। तो बुलडोजर एक्शन ऐसा नहीं है कि जो लोग सामान्य तौर पर समझने लगते हैं कि नहीं कोई भी मामला में जुड़ा हुआ है, जी कोई भी किसी भी व्यक्ति किसी भी मामले में जुड़ा हुआ है बुलडोजर चला दिया, ये नहीं होता। मैं वापस इस बात को बोल रहा हूं, जो बुलडोजर चला है वो बेकरी के जिस हिस्से में चला है वो एक दूसरा मामला है। हाँ ये जरूर है कि इस मामले में मोहित और राजू की आपराधिक संलिप्तता के बाद, जो मैंने सबसे पहले कहा था जब आपने मुझसे पूछा कि पुलिस क्या कर रही है, मैंने आपको बताया 3 अलग अलग तरीके की जांच चल रही है। उसमें एक जांच ये भी है कि इन दोनों व्यक्तियों के पास किस किस तरीके की संपत्तियां हैं, किस किस तरीके की संपत्ति इनके पास वैध तरीके से या अवैध तरीके से कब्जाई हुई पाई हुई है, और जो अवैध संपत्तियां हैं उनके मामले में जरूर जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें से एक कार्रवाई ये होती है कि जो अगर नगर प्राधिकरण होते हैं जिसमें कि नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत ये होती हैं, वो ये लिखकर बताती हैं कि भाई शासकीय भूमि थी, सरकारी भूमि थी और ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में तो खाली थी, लेकिन इस पर जबरन किसी तरीके का निर्माण हो गया। तो अवैध तरीके से, यानी जिसको खरीदा नहीं गया, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, अवैध तरीके से भूमि पर जो निर्माण किए जाते हैं वरुण, उस पर बुलडोजर एक्शन होता है। और वो हमने मोहित खान की बेकरी के मामले में और एक संपत्ति के मामले में देखा है। बाकी संपत्तियों की जांच चल रही है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि अब तक जो हमने बुलडोजर की कार्रवाई होते देखी वो पहली और अंतिम है। हो सकता है आगे भी कार्रवाई देखने को मिले, हो सकता है ना देखने को मिले, लेकिन उसके लिए जो तमाम जमीन की जो जानकारी है या जो तमाम जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस की जांच चल रही है, उसका पूरा होना बहुत जरूरी है कि वो पूरा हो जाए, वो बाकी है। और वो जब पूरा हो जाएगा वरुण, उसके बाद ही हम ये कह पाएंगे कि बुलडोजर एक्शन कम हुआ, ज्यादा हुआ। और वापस बोल रहा हूं, कम ज्यादा तो एक बहुत गलत पैमाना हो गया। आप बुलडोजर एक्शन नगरीय प्राधिकरण तय करते हैं कोर्ट के आदेश पर जब हो, तब आप उसमें शायद कहें कि कम सजा मिली या ज्यादा सजा मिली। जितना हिस्सा अवैध बना है उतना ही तो टूटेगा। आप थोड़ी इस बिना पर कि वो किसी और आरोप में संलिप्त है आप किसी के पूरी संपत्ति तोड़ देंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये कि खबरें कुछ इस तरीके की भी थी कि जो आरोपी हैं उनके रिश्तेदारों ने भी अवैध कब्जे जमीनों पर किए, ऐसी कुछ खबरें सामने आई। जी, देखिए इसमें आधी सच्चाई है जो आप कह रहे हैं। उसमें किए कि नहीं किए इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो अयोध्या पुलिस से जुड़े मेरे सूत्र हैं उनसे जब मैंने बात इस पूरी केस पर, लगातार चूंकि हम अपडेट ले रहे हैं तो लगातार बात कर रहे हैं, उन्होंने जो हमको बताया था वो ये बताया था कि होता ये है कि खास तौर पर जब आपराधिक मामले होते हैं और उसमें अपराधी काफी बड़े स्तर के हों, दबंग किस्म के हों, या फिर वो ऐसे हों जिनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हो, जिनका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, ऐसी परिस्थिति में कई बार ये होता है कि वो सबूत बचाने के क्रम में कई ऐसी संपत्तियां जो होती तो उन्हीं की हैं, लेकिन उनका पूरा लेन देन वो दूसरों के नाम पर या फर्जी नाम पर कर देते हैं। और ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि पुलिस इन दोनों व्यक्तियों से, यानी मोहित से और राजू से जुड़े तमाम लोगों की डिटेल निकाल रही है और उन लोगों के नाम पर कितने संपत्तियां हैं उसकी जानकारी ले रही है। एक तो कि उनसे खुद वो बता दें कि क्या क्या संपत्ति उनके नाम पर है, जब वो बताएं तो ये भी चेक हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी, चाहे वो अतीक का मामला हो, मुख्तार का मामला, हमने देखा
कि उनके यहाँ काम करने वाले कभी हमने, और ये हमने बड़े बड़े मामलों में देखा है कि कभी किसी नौकर के नाम पर, कभी किसी मृत व्यक्ति के नाम पर, कभी किसी दूर के रिश्ते नाम पर कई सारी संपत्तियां या बेनामी संपत्तियां हड़प ली जाती हैं, उनको खरीद लिया जाता है। लेकिन जब वो मिलान होता है कि भाई आप अगर उस आपकी आय उस संपत्ति को खरीदने के काबिल ही नहीं है तो संपत्ति आखिरकार खरीदी कैसे गई। तो कई बार ये होता है कि आप सिर्फ मोहरा होते हैं, आप कागजी कार्रवाई का हिस्सा होते हैं, लेकिन संपत्ति पर हक किसी और का होता है, उसको ऑपरेट कोई और कर रहा होता है। तो जैसा आपने पूछा, आधी सच्चाई उसमें यह है कि हाँ, जांच इस बारे में चल रही है, लेकिन अभी तक जानकारी या पुष्टि निकल कर नहीं आई है। वो जांच पूरी होगी तभी आएगी। उत्कर्ष, बस एक इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल, इस पूरे मामले में राजनीति क्या चल रही है? देखिए, इस पूरे मामले में राजनीति इतनी तेज है, और आज आपको वापस एक बात बता दूं, शायद हम आगे उस बात का जिक्र करें। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर, और एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार है, वो अयोध्या में थे, वो अयोध्या गए थे। और जब जब वो अयोध्या जाते हैं, एक बड़ा डेवलपमेंट इस मामले में हमको देखने को मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज पीड़िता को अयोध्या ट्रांसफर किया गया। पिछली बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए थे तो वो पीड़िता के समाज के लोगों से मिले थे, उन प्रतिनिधियों से मिले थे, और उसके बाद वो ऑपरेशन हुआ था और वो तमाम जानकारी देखने को मिली थी। अयोध्या में लोकल स्तर पर हमने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो गया, वो वहां पर जिस तरीके से उन्होंने डीएनए सैंपलिंग की बात की, अब चूंकि डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं, डीएनए टेस्ट की बात उन्होंने की है, टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस वक्त एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां मुझे दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो कई नेता हैं, वो इस बात को या इस केस को वो कोई खारिज तो करने की हालत में कोई नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हुआ है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पहली बात, आरोपियों के गिरफ्तारी की वैज्ञानिक पुष्टि आधार पर पुष्टि होनी चाहिए, जिसके लिए सबूतों की बात हो रही है, जो पुलिस सारे सैंपल ले चुकी है। दूसरा, एक तरीके का स्वर या एक तरीके का माहौल ये पैदा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है कि चूंकि अयोध्या में चुनाव होने हैं, इसलिए इस मामले पर इतना जोर है, बाकी और जगहों पर भी लॉ एंड ऑर्डर के इशू हैं। और अगर आप देखेंगे, कुछ दिनों पहले कन्नौज के एक मामले को हाथरस के मामले से जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से उठाने की कोशिश की गई थी। समाजवादी पार्टी ये जरूर कोशिश कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर के उत्तर प्रदेश के बाकी मामलों को भी पुरजोर तरीके से उठाया जाए। एक अजीब सी खामोशी उत्तर प्रदेश की बाकी विपक्षी पार्टियों में इस वक्त जरूर है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अयोध्या का मामला ऐसा है जहां पर पीड़ित जिस पक्ष से आती है, जिस समाज से आती है, उसको लेकर और उस पीडीए के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें खूब घेर रही है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये अयोध्या का उपचुनाव पास आएगा ना, तब इस मामले की सियासत हम और आप शायद और ज्यादा देखेंगे। अभी तो हम आप एक घटना पर बयान देख रहे हैं, पर तब इस मामले को शायद सियासी हथियार के तौर पर भी बनता हम देख सकते हैं। वरुण, ठीक, उत्कर्ष, बात अब बरेली की करते हैं। बरेली में एक सीरियल किलर को पकड़ा गया, इस पर कितनी हत्याओं का आरोप है, इसे कैसे पकड़ा गया, पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।